प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं। हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के दौरान दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, कानून बनकर हो चुके हैं 5 साल, फिर भी अधिनियम का कार्यान्वयन क्यों नहीं। लंबे संघर्ष के बाद कोच्चि के 10वीं और 12वीं के विशेष छात्रों को मिलेगी सहूलियत। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। घोषणा पत्र बन रहे हैं विकलांग उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की किरण। कोलगेट और पॉमलिव ने विकलांग कर्मचारियों के लिए की लाभ की घोषणा। माता पिता ने किया था दिव्यांग बच्चे का कत्ल, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दिव्यांग बच्चे की मां को देखभाल अवकाश देने से इनकार माना जाएगा संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन। झांसी के परिषदीय व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बनेंगे स्पोर्ट्स क्लब, जिसमें खेल सकेंगे दिव्यांग छात्र भी। कर्नाटक में आदिवासियों और दिव्यांगों के लिए बनाए जाएंगे 1800 से भी अधिक विशेष मतदान केंद्र। सिरसा अस्पताल का गेट 20 मिनट तक बंद कर दिव्यांगों और परिजनों ने की नारेबाजी। राजस्थान में बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं में होम वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह। बिहार के गया में दिव्यांगों के लिए बेहतर व्यवस्था देने पर DM को किया गया सम्मानित। मतदान के दिन कर्नाटक में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को रैपिडो देगी मुफ्त सेवाएं। घर बैठकर ही जान ले पोलिंग बूथ पर कितनी है भीड़, लखनऊ प्रशासन ने शुरू की वेबसाइट। उत्तराखंड में 3 घंटों तक मतदान के लिए दिव्यांग को करना पड़ा इंतजार। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups
like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी और हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके लिए लेकर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जहां पर आप सुन सकते हैं देश और दुनिया से आ रही ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स केवल और केवल डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी हुई। दोस्तों, आज के शो के हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके हैं, तो आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, जिस समय विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी हुई एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाई गई। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी भी दिशा निर्देश प्रस्थापित करना बाकी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस प्रश्न की जांच करने के लिए अटॉर्नी जनरल के माध्यम से भारत संघ को नोटिस भी जारी कर दिया है और जिस मामले के दौरान ये ऑब्जर्वेशन किया गया, उस मामले को 26 जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के दौरान कहा है कि हालांकि हमारे ध्यान में लाया गया कि इस न्यायालय ने अब तक एक सुनने और बोलने में अक्षम आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मानदंड और दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं, जो अन्यथा स्वस्थ दिमाग का है और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को करने के लिए मेडिकल रूप से फिट भी है। दोस्तों, दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ राम नारायण मनहर की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि राम नारायण मनहर 7 और 8 साल की 2 नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के दोषी हैं। आरोपी पीड़ित लड़कियों में से एक का रिश्तेदार है। हालांकि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने अपराधी को दोषी ठहराया है, लेकिन मामला हाई कोर्ट में भेज दिया गया क्योंकि अभियुक्त सुनने और बोलने में अक्षम होने के कारण कार्रवाई को समझने में सक्षम नहीं है। सीआरपीसी की धारा 318 के आलोक में भी ऐसा ही किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार यदि आरोपी हालांकि मानसिक रूप से विकृत नहीं है, कार्यवाही को समझने में सक्षम नहीं है और ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो कार्यवाही हाई कोर्ट में भेज दी जाती है। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में भी यही निर्दिष्ट किया था। हालांकि आरोपी सुनने और बोलने में अक्षम है, लेकिन वो विकृत दिमाग का व्यक्ति नहीं है और वो इन परिस्थितियों में पागल करार नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने गवाहों की गवाही, मेडिकल साक्ष्य सहित सबूतों को देखने के बाद आरोपी व्यक्ति को बलात्कार के प्रयास के लिए दोषी माना है। इस सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर गौर करने के बाद डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि वो मुकदमे और हाईकोर्ट के निष्कर्षों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा होने पर याचिकाकर्ता को दी गई दोष सिद्धि और परिणामी सजा उचित प्रतीत होती है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अफसोस जताते हुए कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के कानून को लागू होने के 5 साल बीत चुके हैं और फिर भी इसका कार्यान्वयन पूरे भारत में हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से एक निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि कई राज्यों ने अधिनियम के तहत नियम भी नहीं बनाए हैं, जो इसके लागू होने के 6 महीने के भीतर किए जाने थे। कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने अधिनियम के तहत नियम भी नहीं बनाए। इसके बाद कोर्ट कहता है कि हमारा मानना है कि अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विभाग RPWD मामले को सभी समकक्षों के साथ उठाया जाएगा और इसे न्यायालय के समक्ष अनुपालन के लिए रिपोर्ट किया जाएगा। न्यायालय ने विषय पर आगे की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते के लिए निर्धारित कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए पहले भी कई दफा आदेश पारित कर चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका एक PIL पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने के लिए जिला स्तरीय समितियों के गठन की मांग की गई थी। कोर्ट ने पिछले साल ही इस मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जवाब मांगा था।
दोस्तों, इस केस के दौरान कई बातों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अधिनियम के तहत नियुक्त की जाने वाले आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की सरकारों ने भी अभी तक अधिनियम की धारा 88 के तहत आवश्यक धनराशि नहीं बनाई है। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों में अधिनियम के तहत अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की कमी है या ऐसे मामलों के संचालन के लिए नियुक्त किए जाने वाले सरकारी अभियोजकों की कमी है। छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की सरकारों के पास अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़े मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक सरकारी अभियोजक नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रिव्यू बोर्ड का गठन तक नहीं किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकारों के पास आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए रिव्यू बोर्ड्स नहीं हैं। दोस्तों, खबर है कोच्चि से। कई वर्षों के संघर्ष के बाद शहर के सीबीएसई स्कूल्स, जिनमें विशेष शिक्षा वाले कई छात्रों को अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा देनी पड़ती है, इन विद्यार्थियों को अब राहत मिल सकेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने हालिया अधिसूचना में उन्हें निजी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए जाने की अनुमति दी है। दोस्तों, ये प्रमाण पत्र जिसकी बात हो रही है, ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के दौरान एक अतिरिक्त घंटा या लेखक मिलेगा और फिर वे एक कठिन विषय को दूसरे विषय से बदल भी सकते हैं। लेकिन ये प्रमाणन पहले सिर्फ सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज कला मासेरी में किया जाता था, जिसके लिए मनोवैज्ञानिकों के टीम की कमी थी। विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन टुगेदर वी कैन द्वारा इसके लिए एक शिकायत दर्ज की गई। पिछले शैक्षणिक वर्ष में कई शहर के स्कूलों के माता पिता और शिक्षकों को कठिन दौर से गुजरना पड़ा, जबकि सीबीएसई ने बिना कोई स्पष्टीकरण बताए मूल्यांकन प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया था। अतः एर्नाकुलम जिला कलेक्टर और जिला चिकित्सक अधिकारी के हस्तक्षेप से मनोवैज्ञानिकों और विशेष शिक्षकों की एक टीम ने स्कूलों का दौरा किया और मूल्यांकन किया, जिसे तत्काल आधार पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस मामले में टुगेदर वी कैन की संस्थापक सीमा गिरिजा लाल ने सुझाव दिया कि जिन छात्रों को केवल गणित या भाषा जैसे कुछ विषयों से बचने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, उन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। शहर के कुछ सीबीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा देने में ये नियम केवल विशेष छात्रों के लिए है। शहर के कुछ ही सीबीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा देने वाले 15 से 20 से भी अधिक छात्र इस समस्या से जूझ रहे हैं। पिछला साल छात्र और अभिभावकों के लिए दर्दनाक रहा था। इस बार इस मुद्दे के कारण देर रात तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब इसके नतीजे आ चुके हैं और अब जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से मदद मिली है और आखिरकार इसे अब स्कूल में ही टीम द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। वे आगे बताती हैं कि पिछली बार एक मेडिकल छात्र ने कम शैक्षणिक अंकों के कारण आत्महत्या कर ली थी। कई छात्र इस कारण अवसाद से भी जूझ रहे हैं। शहर में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए कुल संख्या, निजी स्कूलों की कुल सीटें 570 हैं, लेकिन प्रतिक्रिया धीमी है। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI न्यू दिल्ली अपनी टीम में 6 जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल होने के लिए 6 प्रतिभाशाली और प्रेरित दृष्टिबाधित व्यक्तियों की तलाश कर रही है। इसके लिए योग्यताएं हैं बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या MCA। अन्य योग्यता है गेट 2024 टेस्ट पेपर, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी पेपर कोड CS। डिग्री भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त मानित विश्वविद्यालय या शीर्ष संस्थान जैसे कि IIT, IIM, IIMS, XLRI, TISS आदि से होनी चाहिए। UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या AICTE अप्रूव्ड पाठ्यक्रमों से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यानी
ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग फ्रॉम UGC recognized यूनिवर्सिटी और AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज के छात्रों पर भी विचार किया जाएगा। इस जॉब के लिए आयु सीमा है 27 वर्ष। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा, जो वेबसाइट है www.aai.aero/en/careers/recruitment। इस वेबसाइट पर करियर के टैब के अंतर्गत आपको आवेदन पत्र मिल सकेगा। आवेदन की अंतिम तारीख है 1 मई 2024। संपूर्ण विवरण के लिए कृपया अधिसूचना दस्तावेज देखें वेबसाइट पर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जॉब ओपनिंग की तरफ। ये आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर 108 कार्यकारी और गैर कार्यकारी कैडर में LV के लिए एक रिक्ति आरक्षित की गई है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 मई है और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.sailcareers.com पर। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। चुनावी मौसम के दौरान घोषणा पत्र जारी होने लगे हैं, पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर चर्चा का अवसर कम ही मिलता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत भेदभाव के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में विकलांगता को शामिल करने के कांग्रेस और CPIM के वादे ने विकलांगता अधिकार आंदोलन के भीतर आशावाद जगाया है। फिलहाल आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना स्पष्ट रूप से शामिल है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से विकलांगता शामिल नहीं की गई है। इस चूक को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 15 में एक संवैधानिक संशोधन विकलांगता अधिकार आंदोलन की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। 2019 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ भारत के अनुपालन की समीक्षा करते हुए अपनी निष्कर्ष टिप्पणियों में इस मांग की फिर से पुष्टि की गई थी, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। मगर आज भारत में इलेक्शन के माहौल के चलते पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज हमें नजर आते हैं, उनमें इस पर बात छिड़ी हुई है और ये निस्संदेह विकलांग जनों के लिए एक आशावादी वातावरण बना रही है। दोस्तों, खबर कोलगेट और पामोलिव से। कोलगेट और पामोलिव इंडिया ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि समावेशी और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विकलांग लोगों के लिए वे अपने कार्यस्थल पर समावेशिता की नीति लागू करेंगे। इस नीति के तहत कर्मचारी और उनके बच्चे जो PWD श्रेणी से संबंधित है, सहायक प्रौद्योगिकी प्रतिपूर्ति जैसे लाभों के लिए पात्र होंगे, जहां कर्मचारी आवश्यक सहायक उत्पादों की खरीद और रखरखाव के लिए प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा ये कंपनीज कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा, अस्पताल में भर्ती के लिए बीमा और फैमिली फ्लोटर कवरेज के अलावा जिन कर्मचारियों के बच्चे विकलांग हैं, उन्हें उम्र की परवाह किए बिना आश्रित के रूप में फैमिली फ्लोटर में कवर देंगी। PWD श्रेणी के कर्मचारी किसी भी आकस्मिकता के अलावा बीमारी या चिकित्सा आवश्यकताओं से उबरने के लिए अतिरिक्त छुट्टियां भी ले सकेंगे। विस्तारित कार्यस्थल समावेशिता नीति के माध्यम से ये कंपनीज विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहती हैं, जो उन्हें अपने पेशेवर यात्रा में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। ऐसा मानना है मानव संसाधन कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री बालाजी श्रीनिवास का। कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति अधिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए कोलगेट और पामोलिव भारत में अपने कार्यालयों और विनिर्माण स्थलों पर थिएटर आधारित शिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित करती है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से समाज में फैले अनकॉन्शियस बायस यानी कि पूर्वाग्रहों और समावेशिता पर जागृति बढ़ाई जाती है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है।
28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर ओडिशा से। ओडिशा के बालासोर जिले के एक स्थानीय अदालत ने साल 2022 में अपने दिव्यांग नाबालिग बच्चे की हत्या करने वाले माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दंपति को दोषी करार देने के बाद ये फैसला सुनाया और साथ ही उन दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। जनपद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वजीत दास की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए बालासोर शहर के सहदेव खूंटा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत चांदमारी पाड़िया के निवासी गणेश जेना और उनकी दूसरी पत्नी प्रतिमा जेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भरने के आदेश भी दिए। सरकारी वकील प्रणव कुमार पांडा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी दंपति को 6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। ये खौफनाक वारदात अगस्त 2022 की है, जब बच्चे की शारीरिक चुनौतियों से तंग आकर उसके पिता और सौतेली मां ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। पांडा ने कहा कि उसकी लाश को शहर के बाहरी इलाके में नुनिया जोड़ी पुल के नीचे फेंक दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक की दादी ने सहदेव खूंटा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने 15 गवाहों और चश्मदीदों की जांच के बाद इस दंपत्ति को आईपीसी की धारा 302, 120B, 201 और 34 के सहित विभिन्न धाराओं तहत दोषी ठहराया है। दोस्तों, खबर है नई दिल्ली से। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांग बच्चे की देखभाल करने वाली मां को बाल देखभाल अवकाश देने से मना करना कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी सरकार के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने दिव्यांग बच्चों की कामकाजी माताओं को बाल देखभाल अवकाश देने के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। इसमें कहा गया कि याचिका में एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी विशेषाधिकार का मामला नहीं, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है तथा एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकार इससे अनजान नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने ये भी आदेश दिया कि केंद्र को मामले में पक्षकार बनाया जाए। इसने निर्णय देने में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सहायता भी मांगी। इस बीच कहा गया कि छुट्टियों से इनकार कामकाजी माओं को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है तथा विशेष जरूरतों वाले बच्चों की माताओं के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब सामान्य बच्चों को खेलता देखकर दिव्यांग छात्र हताश नहीं होंगे। दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग उनके अनुकूल खेल उपकरणों की खरीद करेगा। खेलो भी खिलो भी योजना के तहत
विभाग ऐसे बच्चों का खास ध्यान रखेगा और इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। परिषदीय व उच्च प्राथमिक स्कूलों में खेल गतिविधियां होती रहती हैं। इसके अलावा अलग से समय दिया जाता है, पर इन स्कूलों में दिव्यांग दृष्टिबाधित छात्र भी पढ़ते हैं। ये हमेशा दूसरे सामान्य बच्चों को खेलता देख हताश होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने खेलो भी खिलो भी योजना तैयार की है। इसके तहत सुरक्षित खेल शतरंज, कैरम, ब्लाइंड क्रिकेट, बैडमिंटन आदि दिव्यांग बच्चों को खिलाए जाएंगे। इसके लिए इन खेलों के उपकरणों की खरीद की जाएगी। इस संबंध में बजट भी दिया गया है। दिव्यांग बच्चों की खेल गतिविधियां नियमित रूप से संचालित होती रहें, इसके लिए समिति बनाई जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष स्कूल प्रधानाचार्य होंगे और वे खुद इसकी निगरानी करेंगे और इसकी जानकारी विभाग से साझा करेंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स क्लब भी बनाए जाएंगे, जिसमें खेल में रुचि रखने वाले 10 छात्रों को शामिल किया जाएगा। इन छात्रों के सुझाव से खेल गतिविधियां संचालित होंगी। साथ ही निर्देश ये भी दिए गए हैं कि टीम गेम जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल प्रमुखता से खिलाए जाएंगे। दिव्यांग छात्रों को उनके अनुकूल खेल नियमित रूप से खिलाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही खेल उपकरण भी खरीद कर ली जाएगी। उम्मीद है कि इस योजना से दिव्यांग छात्रों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। दोस्तों, खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में चुनाव आयोग आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग जनों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए 1800 से भी अधिक विशेष मतदान केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया के मुताबिक सिर्फ आदिवासियों के लिए जनजातीय संस्कृति थीम पर आधारित 40 विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए अनुसूचित जनजाति विभाग के साथ समन्वय किया जा चुका है। दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इस तरह से 224 बूथ ऐसे बनेंगे जिनका संचालन दिव्यांग कर्मचारी और अधिकारी ही करेंगे। दोस्तों, खबर हरियाणा के सिरसा से। नागरिक अस्पताल में बुधवार को दिव्यांगों की हड्डियों की जांच के लिए ऑर्थो के विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं आए और गर्मी के मौसम में 3 घंटों तक इंतजार के बावजूद चिकित्सक न मिलने से दिव्यांगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे गुस्साए दिव्यांगजन और उनके परिवारजनों ने नागरिक अस्पताल का गेट बंद कर दिया और जोरदार नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसएमओ डॉक्टर पवन कुमार ने 3 चिकित्सकों का पैनल बनाया, जिनमें शामिल एसएमओ समेत 3 डॉक्टरों ने 45 दिव्यांगों की जांच कर उनको प्रमाण पत्र दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अस्पताल में हर सप्ताह बुधवार को दिव्यांगों के मेडिकल सत्यापन का दिन तय हो चुका है। इसके लिए चुनिंदा विशेषज्ञ चिकित्सक दिव्यांगों की जांच कर उनका प्रमाण पत्र बनाते हैं। इसी आधार पर दिव्यांगों का पहचान पत्र, पेंशन, मुफ्त यात्रा आदि सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलता है। लेकिन 2 हफ्तों से इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी कारण पिछले सप्ताह भी खाली हाथ लौट चुके दिव्यांगों का गुस्सा इस बार फूट पड़ा। गुस्साए दिव्यांगजन और उनके परिवारजनों ने करीब 20 मिनट तक नागरिक अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दिव्यांगों की जांच होनी थी और इसी वजह से सुबह जल्दी आने के बावजूद भी दोपहर करीब 12 बजे तक लोग पैनल के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए कोई भी चिकित्सक नहीं पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दिव्यांगों का कहना था कि भयंकर गर्मी में उनको करीब 60 से 70 किलोमीटर दूरी से यहाँ आना पड़ता है। दिव्यांगों ने आरोप भी लगाया कि कई बार चिकित्सक 12 बजे से पहले ही चले जाते हैं, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से पैनल में शामिल चिकित्सक के न आने के कारण उनका धैर्य जवाब दे गया है। मेडिकल बनवाने के लिए जिले भर से यहाँ पर करीब 100 दिव्यांग नागरिक अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन भीड़ बढ़ने के कारण इसमें से आधे दिव्यांगजनों की ही जांच की जाती है। बाकी लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ता है और इसी कारण अस्पताल प्रशासन से हफ्ते में 2 दिन के जांच की मांग कई बार की जा चुकी है। पिछले बुधवार को नागरिक अस्पताल में आए दिव्यांगों से किसी ने कह दिया कि डॉक्टर अवकाश पर है और इससे नाराज लोगों ने नागरिक अस्पताल का गेट बंद कर दिया, जिसके बाद लोगों को समझाकर बोर्ड की ओर से उनकी जांच कर यूडीआईडी और प्रमाण पत्र बनवाए गए।
दोस्तों, खबर राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 73,799 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही मतदान किया है। मीडिया के अनुसार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 38,274 ऐसे मतदाताओं ने घर से ही अपने मताधिकार का उपयोग किया, जबकि प्रथम चरण के तहत 35,525 मतदाताओं ने घर से मतदान किया। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा 40% से अधिक दिव्यांगजन मतदाताओं ने भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर पहली बार घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान किया। दोस्तों, खबर बिहार के बोधगया से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को गया में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने तथा उस दौरान दिव्यांगों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को सम्मानित किया गया है। दिव्यांगों के उत्थान में जुटी दिव्यांग शिक्षिका व सामाजिक कार्यकर्ता रीता रानी प्रसाद ने बुधवार को समाहरणालय पहुंचकर डीएम से मुलाकात की। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान कराने और इस दौरान बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए शुभकामनाएं दी। रीता रानी प्रसाद ने कहा कि चुनाव के दौरान डॉक्टर डीएम त्यागराजन ने दिव्यांग मतदाताओं से संवाद भी किया, उन्हें लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, बैसाखी एवं केयर टेकर की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन की ये सराहनीय पहल थी। अच्छी व्यवस्था होने के कारण दिव्यांगजनों को मतदान करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। मतदान करने आए दिव्यांग मतदाताओं ने गया जिला प्रशासन की खूब सराहना भी की। दोस्तों, खबर है रैपिडो के बारे में। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो ने अपनी सवारी की जिम्मेदारी की पहल के तहत कर्नाटक में मतदान के दिन दिव्यांग तथा वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मुफ्त बाइक, टैक्सी, ऑटो और कैब मुहैया कराने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु में मतदाता वोट नाउ VOTE इस कोड का इस्तेमाल करके 26 अप्रैल को मतदान केंद्रों तक मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। रैपिडो ने बयान में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के सहयोग से रैपिडो बेंगलुरु में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मुफ्त ऑटो, कैब तथा टैक्सी की सवारी प्रदान करके आम चुनाव 2024 में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रैपिडो के सह संस्थापक पवन गुंटुपल्ली ने कहा कि इस कदम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग तथा वरिष्ठ मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए समान अवसर मिल सके। दोस्तों, भीषण गर्मी के बावजूद मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लखनऊ में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान केंद्र पर भी भीड़ का पता लगाने के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है। अब घर बैठे ही भीड़ कम होने की जानकारी हासिल कर लोग वोट देने जा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से वेबसाइट boothlocation.in शुरू की गई है, जिस पर मतदाता सूची में नाम भी देख सकते हैं। इस पोर्टल पर क्लिक करते ही खुलने वाली विंडो में 3 विकल्प होंगे। पहले नाम पता समेत भरने के बाद पता चल सकेगा कि सूची में किस क्रम पर संख्या पर नाम आ रहा है। इसके अलावा आधार कार्ड के EPIC नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए भी मतदाता सूची में नाम देखा जा सकता है। इसी के साथ दिव्यांगों, बुजुर्गों तथा बीमार व्यक्तियों को मतदान केंद्र पर गेट तक गाड़ी ले जाने की सुविधा भी दी जा रही है। दोस्तों, खबर है उत्तराखंड के पाटी चंपावत से। लोहघाट विधानसभा के पाटी क्षेत्र के दयारी निवासी दिव्यांग शिवराज सिंह बिष्ट को मतदान के लिए सड़क पर 3 घंटों तक इंतजार करना पड़ा। उनको घर से मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इस तरह वो मतदान केंद्र तक तो पहुंचे, लेकिन व्हील चेयर में होने के कारण उनके लिए बिना किसी मदद के मतदान केंद्र पनिया बूथ तक जाना आसान नहीं था। उन्होंने एसडीएम रिंकू बिष्ट को फोन पर ये जानकारी दी। एसडीएम के निर्देश पर दिव्यांग को मतदान केंद्र तक 5 कर्मियों ने व्हील चेयर के सहारे पहुंचाया और फिर मतदान के बाद उन्हें वापस सड़क तक छोड़ दिया।
हालांकि मतदान के लिए उन्हें 3 घंटे सड़क पर बैठना पड़ा, पर तब जाकर उन्होंने अपना मतदान किया। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के दौरान दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, कानून बनकर हो चुके हैं 5 साल, फिर भी अधिनियम का कार्यान्वयन क्यों नहीं। लंबे संघर्ष के बाद कोच्चि के 10वीं और 12वीं के विशेष छात्रों को मिलेगी सहूलियत। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। घोषणा पत्र बन रहे हैं विकलांग उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की किरण। कोलगेट और पॉमोलिव ने विकलांग कर्मचारियों के लिए की लाभ की घोषणा। माता पिता ने किया था दिव्यांग बच्चे का कत्ल, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दिव्यांग बच्चे की मां को देखभाल अवकाश देने से इनकार माना जाएगा संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन। झांसी के परिषदीय व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बनेंगे स्पोर्ट्स क्लब, जिसमें खेल सकेंगे दिव्यांग छात्र भी। कर्नाटक में आदिवासियों और दिव्यांगों के लिए बनाए जाएंगे 1800 से भी अधिक विशेष मतदान केंद्र। सिरसा अस्पताल का गेट 20 मिनट तक बंद कर दिव्यांगों और परिजनों ने की नारेबाजी। राजस्थान में बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं में होम वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह। बिहार के गया में दिव्यांगों के लिए बेहतर व्यवस्था देने पर DM को किया गया सम्मानित। मतदान के दिन कर्नाटक में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को रैपिडो देगी मुफ्त सेवाएं। घर बैठकर ही जान ले पोलिंग बूथ पर कितनी है भीड़, लखनऊ प्रशासन ने शुरू की वेबसाइट। उत्तराखंड में 3 घंटों तक मतदान के लिए दिव्यांग को करना पड़ा इंतजार।